बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जहां एक तरफ ऑपोजिशन और उनका बनाया हुआ ये अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तमाम जलसों की तैयारियां कर रहे हैं। 16 अक्टूबर से अनाउंस किया गया है कि गुजरांवाला से वो अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे और उसके बाद की जो डेट्स हैं वो भी हमारे सामने आ चुकी हैं। कराची में होगा जलसा, उसके बाद कोयटा में, पेशावर में और फिर लाहौर में जलसा होगा, जिस पे एहसन इकबाल साहब का दावा यह है कि लाहौर के जलसे के बाद ये लोग खुद ही हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। आज वहीं पर वजीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया और क्या वजूहात हैं उनके नज़दीक ऑपोजिशन के इकट्ठे होने की और मकसद किस तरीके से बताया इस पूरे एक्सरसाइज का, पहले वो सुनाते हैं आपको। जिस दिन इनको एनआरओ मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते, ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं, हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए, हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी, अदालत फैसला करेगी। तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। मैं ये सारे मिलके भी ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। तो ऑपोजिशन की जलसों की तैयारियां हैं और वजीर आज़म इमरान खान को ये यकीन है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टियां इकट्ठी होकर भी जलसे कर लें, तब भी पीटीआई के बराबर का जलसा नहीं कर सकेंगी। फिर वजीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये लोग धांधली का शोर मचाते हैं। तो 2013 के इंतखाबात में तो 140 पिटीशंस थीं और अब 2018 के इंतखाब में सिर्फ 90 पिटीशंस जो हैं वो दायर की गई और इसमें भी आधी जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान आज बार बार ये कहते रहे कि हम एनआरओ जो है वो किसी सूरत नहीं देंगे और अगर ऑपोजिशन जमहूरियत के नाम पर इकट्ठा हो रही है तो वो ये सुन लें कि मैं जमहूरियत हूं। कि इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूँ, पाकिस्तान की तारीख में 5 हलकों से जीता हूँ। और ये जो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, जरा कोई इलेक्शन का रिकॉर्ड तो देख ले 2013 का और 2018 का। सो डेमोक्रेसी मैं हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है। और दूसरी तरफ से आवाज़ें आती हैं वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहा जाता है। ये तमाम तर जो एक्सरसाइज होने जा रही है इसमें आखिर अवाम को क्या मिलेगा। वज़ीर आज़म ने आज जो बातें की हैं उस पर ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने फिर से कहा है कि हम किसी को भी कानून तोड़ने नहीं देंगे। और ये भी याद रखें कि अगर अब कानून को तोड़ा गया तो VIP जेलों में नहीं आम जेलों में भेजा जाएगा। इसी पर बात करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, MPA हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। और शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। पहले तो मुझे ये बता दीजिए, शर्जील मेमन साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया कि भाई मैं जमहूरियत हूँ, मैं आवाम के वोट्स लेकर आया हूँ। तो आप लोग कौन सी जमहूरियत के हवाले से ये तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि अवाम को तो अपोजिशन की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जी निज़ाम को और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है। वज़ीर आज़म के इस बयान पे क्या रद्द अमल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहतरमा। मैं समझता हूँ कि जब इंसान घबराहट में होता है और परेशानी में होता है तो इस तरह की बातें करता है। तकरीर किस चीज़ की हो और खिताब जो है वो पूरा अपोजिशन पर और अपोजिशन की तहरीक पे, मैं समझता हूँ कि ये इसी घबराहट की एक निशानी है। जहाँ तक बात करते हैं जी एनआरओ की और जमहूरियत की, तो जमहूरियत इमरान खान साहब कतन ना पहले थे ना कभी अब हैं, ना ही जमहूरी रिवायत पर जिस रखते हैं। अगर जमहूरी रिवायत पर यकीन रखते तो जिस तरह मीडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तरह मीडिया पे कतरन लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मीडिया हाउसेज में जो है वो उनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डिक्टेशन दिए जाते हैं और जितना प्रेशर किया जाता है। आपने भी बहुत अरसे से सहाफत में है और आपकी एक अच्छी सहाफ़ी आप रही हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो किस हद तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा प्रॉपर कैंपेन्स मीडिया हाउसेज पे चलती थी। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि पीपल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया हाउस को आया हो या किसी को कोई जो है वो प्रेशर दिया हो। जो शख्स जमहूरी होता है ना, वो इज़हार आज़ादी पे भी यकीन रखता है। और आपको पता है कि इमरान खान साहब में कितना टॉलरेंस है।
जो शख्स भी कोई बयान दे दे तो उसको नोटिस आ जाता है। दूसरी बात की उन्होंने करप्शन क्यों एनआरओ की। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, पीटीआई के कोई भी सीनियर लीडर जवाब दे दे, कोई भी लीडर जवाब दे दे, सबके लिए इज्जत है, कि क्या वजह है आज दिन तक अगर आपके साफ हैं तो क्यों नहीं बीआरटी पर स्टे ऑर्डर खत्म किया जाता, जिसके बिलियंस ऑफ रुपीस जिस तरह एक्सेस में खर्च हुए और आज दिन तक वो नहीं हो सकी। क्या वजह है कि इनके फॉरेन फंडिंग केसेस पे स्टे ऑर्डर इन्होंने लिए हुए हैं और ये ट्रेनिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। अगर आपके हाथ साफ हैं और अगर आप समझते हैं जी कि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप स्टे ऑर्डर वापस ले लें और ये मादी में आप इमरान खान साहब के स्टेटमेंट निकाल लें, अगर वरना आपके प्रोड्यूसर निकालेंगे कि जब मादी में कुछ और पार्टियां स्टे ऑर्डर लेती थी तो खान साहब की क्या स्टेटमेंट होती थी, ये लोग स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। तो आज खुद खान साहब के जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई चाहे वो केपी के गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके सिर्फ और सिर्फ जितने स्कैम्स आ रहे हैं और अभी और भी आएंगे जो सारी किस्से सारे खुल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनकी कॉल और पहल में एक खुला तजाद है और ये मुनासिब नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करना। अच्छा, आप कह रहे हैं बौखलाहट में आकर वजीर आजम आज ये बातें कर रहे हैं जो पीडीएम के जलसे और ये पूरी बाकायदा शुरू होने जा रही है। बट हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आज वजीर आजम साहब ने एक तरीके से अपोजिशन को ये बता दिया है कि जितने मर्जी आप लोग जलसे कर लें, कानून तोड़ेंगे तो जेल में डाला जाएगा। अभी वो आगे शॉर्ट भी हम आपको सुना देंगे कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था, लेकिन एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी कारकुनान को तैयार किया जा रहा है कि गिरफ्तारियां देनी पड़ें तो दे दें। तो वाकई ये अब अपोजिशन के लिए गिरफ्तार होना, डंडे खाना, पत्थर खाना कोई बड़ा मसला नहीं रह गया है, जो आज वजीर आजम ये बात कर रहे हैं कि कानून तोड़ने पर ही जेलें जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन तैयार है। राना तनवीर हुसैन अहमद साहब हमारे साथ होंगे। जी बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, आपका भी आप जवाब दे दीजिए। हाफिज हुसैन अहमद साहब, फिर मैं उनकी तरफ जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, हमारे भाई इमरान खान ने जो बात की है उसके मुखातब हम नहीं हैं जी। उन्होंने जो कहा कि मैं कभी एनआरओ नहीं दूंगा, वो हमें नहीं कह रहा। किस लिए? इसलिए कि 2-4 दिन पहले इमरान भाई ने बरमला तौर पर कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा लेकिन असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। जाहिर है कि एनआरओ देने की पोजीशन में वो न खुद है, वो तो एक एफआईआर गद्दारी की दर्ज की जाती है, उस बेचारे को पता नहीं चलता। डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, उसे पता नहीं चलता। चोरी का स्मगलिंग हमारे तरीन बरादरान करते, उन्हें पता नहीं चलता। खुसरो भाई जो है वो गंदम के स्मगलिंग करते, उन्हें पता नहीं चलता। यानी उसे किस चीज़ का पता है? वो अब शायद सिर्फ इस एक बात रह गई थी, हालांकि वैसे ही उसे कुछ पता नहीं चलता। तो मेरे ख्याल में भंग की काश्त की क्या ज़रूरत दरपेश थी। मैं समझता हूँ कि इमरान भाई ने जो बात की है वो किसी और को मुखातिब किया है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे खिलाड़ी भाई को ये बात समझनी चाहिए कि हमने जो पहले ओपनिंग का आगाज़ किया है वो गुजरांवाला से किया है और उसकी पिच जो है वो हमारे लिए अपोजिशन के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुई थी। अब भी उसकी अपोजिशन हमारे लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। आपको याद होगा कि जब लाहौर से एक जुलूस आया था और वो गुजरांवाला तक पहुंची थी जजेस के हवाले से, उस हवाले से जो ही हम वहां पहुंचे थे तो एम्पायर ने आकर किसका हक में फैसला दिया था। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त वो जो तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जी गुजरांवाला बड़ा साजगार होगा इस तहरीक के लिए, वहां से आप आगाज कर रहे हैं। बट मुझे अगर इजाजत है, मैं राना साहब का भी कमेंट इस पे चाहूंगी, फिर मैं जरा हुकूमती मौकफ के लिए मुसरत साहबा की जानिब जाऊंगी। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों फौज को बदनाम किए जा रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं, हम इदारों को बदनाम नहीं होने देंगे। और इसकी राना साहब आपने सुना होगा, उन्होंने जो वजह बताई, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की हर आर्मी चीफ से इसलिए लड़ाई होती है कि बाकी एफबीआर, नैब और ये वो इदारे तो वो अपने अंडर कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से दबाव डाल के, लेकिन आईएसआई को उनकी हरकतों का और उनकी चोरी का पता होता है और आईएसआई को ये भी पता है कि मैं किस तरीके से रह रहा हूँ, मेरी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। सो इसलिए वो कहते हैं कि जी इनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई रही है। इमरान खान साहब पहले तो इन चीज़ों को वो इतना अच्छा नहीं समझते रहे। अपने इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए हैं सलीम साफ़ी को, या बहुत सारे इंटरव्यू मैंने उनके सुने हैं, और फिर उन्होंने अपनी बुक में भी कुछ जिक्र किया है अदारों के मतलब और इस अदारे का स्पेशली।
तो उनको बहुत सारा पता, तो खुद कहते रहे हैं कि क्या मामलात हैं, किस तरह ये सारा सिलसिला होता है। तो हमें तो जब भी मौका मिला है हमने तो बड़ा इस इदारे को मजबूत किया है, इसको दफा के लिहाज से भी और हर चीज़ उनके जो आपको जितने भी रिसोर्स थे, जितने हमारे पास मीगर रिसोर्स होने के बावजूद जो दफा के लिए ज़रूरियात थी उनको पूरा किया है, मुश्किल से किया है या आसानी से किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो बात करते हैं NRO की, वो हम तो आज तक पूछ रहे हैं कि NRO ने किसने मांगे आपसे, कौन कह रहा है NRO दे दें, किसने आप किससे कोई पैगाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भेजा है, कोई बात किस तरह की आप कर रहे हैं, ये किस हवा में आप बात करते हैं। तो आप तो NRO उनको दिया, आपने जहांगीर तरीन को बाहर भेज दिया, फिर जुल्फी बुखारी को भेज दिया, जिसका भी कोई थोड़ी पकड़ शुरू होने लगती है तो उस कानून में आप तरमीम चाहते हैं नैब में कि मेरे जो बंदे हैं वो बच जाएँ, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे स्पीकर हो या कोई भी, सब पे आपको पता है नैब की इंक्वायरी या BRT की इंक्वायरी आप रुकवा देते हैं। वो तो कहते हैं आप लोग पता नहीं 34 शिकों में तरमीम चाह रहे थे नैब की, वो तो आप लोगों का जिक्र करते हैं, ऑपोजिशन की डिमांड बताते हैं इसको। सादिया, मैंने अभी प्रोग्राम में बताया कि मैं आपको मतलब अगर आप मुझे बिलीव करें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने शुरू किया, कोई जब असम्बली माज़ वजूद में हुकूमत इनकी 6 महीने बाद इन्होंने अप्रोच किया कि हम फंसे हुए हैं तो हम चाहते हैं ये नैब में तरमीम करना, और हमने कहा जी बड़ी पॉजिटिव बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि इसमें 4, 5, 6 ऐसी तरमीम जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक जजमेंट दी थी, तो वो भी पेंडिंग है, वो कर ले। तो ये अपने लिए चाहते थे तरमीम कर, वो जो 34 शिकें ना किसी ने बात की है, वो एक बिल नायक साहब ने एक प्राइवेट बिल टेबल किया था सेनेट में जिसमें 34 शिकें थी, उसको लेके इन्होंने बयानिया बना लिया। हालांकि मैं यकीन से आप कहता हूँ कि इन्होंने हमारे पीछे पीछे फिरते रहे, तो कहाँ से इजाजत नहीं मिली इनको तरमीम करने की कहानी, लेकिन दे वर डाइंग फॉर दीज अमेंडमेंट्स, क्योंकि वो कहते थे। लेकिन एक उनकी जरूर ख्वाहिश थी कि ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएं जिससे हम निकल जाएं सारे, और इनके जो केसेस हैं जो 47 से तो आप या वो उसी तरह रहे, आप कहते हैं कि हुकूमत के केसेस जो हैं, हुकूमती लोग जो हैं वो निकल जाएं और ऑपोजिशन के जो हैं वो इसी तरीके से चलते रहें। आप कहते हैं ये मौक़िफ़ था, ठीक है, हमने ये फिर भी नहीं कहा कि आप ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल या हुकूमती अरकान तो इसके ऑपोजिट बिल्कुल बात करते हैं। ठीक है राना साहब, आपका मौक़िफ़ इस पे आ गया। मैं मुसर्रत साहिबा की तरफ जाना चाहती हूँ, और ये जो मुसर्रत साहिबा अभी सादिया गोमा नहीं होगी तो उनको पता चल जाएगा हकीकत क्या होती। हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री है। चलिए सर, अब देखते हैं कि एहसन इकबाल साहब का जो दावा है वो सही है कि जी लाहौर के जलसे के बाद वो तो कहते हैं खुद ही हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। बट मुसर्रत साहिबा, चलें ऑपोजिशन के ये जलसों की और इनकी तहरीक की तो समझ में आती है, बट आप तो हुकूमत में हैं, तो हुकूमत में होते हुए आपको ये पावर शो करने की जो कल लियाकत बाग में जलसा किया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है? क्या किसी किस्म का कोई प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं? क्या कोई दबाव में है हुकूमत के? कल ये कहा जा रहा है कि जी ये ऑपोजिशन पहले कल का लियाकत बाग का जलसा देख ले और उसके बाद डिसाइड करे कि अवाम किसके साथ है। जी थैंक यू वेरी मच सादिया, सबसे पहले मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं एक बड़े अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत पहले करना चाहूँगी। देखें, हम जो जमहूरी लोग हैं, जब तक हमारे अंदर जमहूरी रवैये नहीं होंगे तो हम ये जमहूर का राग अलापना छोड़ दें। आज बड़े सीनियर, बड़े ज़बरदस्त वर्कर, उनकी एक पूरी जिदोजहद है पॉलिटिक्स के अंदर, जलील शर्कपुरी साहब के साथ, तो उनके साथ इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से अपने लोग इन लोगों की लीडरशिप की शय पे, मैं तो यही कहूंगी अगर नहीं तो इसको कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने सूबे के CM से मिलना कोई गैर आईनी, कोई गैर जमहूरी नहीं। अगर है तो ये राना साहब बड़े सीनियर हैं, ये बता दें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये उनको ठीक है अपनी पार्टी से निकालने, बड़े अच्छे तरीके से, जो कि गद्दी नशीन भी है तरफ से उनके सर के ऊपर इन्होंने लोटे रखे, तो मेरा ख्याल है फिर पीतल के और अनब्रेकेबल लोटे उन लोगों के ऊपर भी रखे जाने चाहिए जिन्होंने रात के अंधेरे में मुशर्रफ साहब के साथ जिस तरह से NRO लिया था, और फिर अभी भी एयर एम्बुलेंस के ऊपर जिस तरह से वो गए, और दूसरी मोहतरमा जो अभी ये सारी मुल्क को डरा धमका के हरास करके जो एक मूवमेंट चलाने निकली है जमहूरियत के लिए, जिसमें 1 साल वो पूरा म्यूट पे थी। तो ये गैर जमहूरी रवैये हैं। इस तरह की चीजों को अगर आप देखें, ये वो उनके पीछे भी लाखों
लाखों फॉलोइंग है, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि मजहबी भी, वो एक गद्दी के भी आपको पता है गद्दी नशी है। तो इस तरह के रवैयों को राणा साहब को भी चाहिए कि अभी यहाँ पे भी कंडेम करें और अपनी लीडरशिप से बात करें कि ये जेबा नहीं देती बातें सियासी लोगों को कि आप उनका जो भी एक जो लीगल जो इनकी पार्टी पॉलिसी है उसके तहत जो भी इन्होंने एक्शंस लेने हैं लें, लेकिन इस तरह से असेंबली के अंदर आप गुल्लू बट छोड़ेंगे तो फिर उनके पास भी लोग हैं, वो भी ये जब जहां कहीं जाएंगे तो लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। अच्छा, अभी आगे मैं अब आपके सवाल पे आती हूँ। देखिए सादिया, हमेशा इन्होंने, हम ये बात करते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, ये भी हैं, ये ऑपोजिशन में इसीलिए है ना, सबसे बड़ा आईनी ओहदा ऑपोजिशन लीडर का आफ्टर सीएम पीएम इनके पास है। ये पावर शो करें पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, इनको हक है पूरा, कोई इनको नहीं रोक रहा। इसी तरह हम भी एक जमहूरी हुकूमत है। व्हाट वी वांट टू टेल देम कि अगर आप अवामी मैंडेट की या चौक चौराहे के मैंडेट की बात करते हो तो इसमें तो अच्छी बात है। कल का अगर हम जलसा कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये एक ऐन बजाय इसके कि हम इनकी तरह बौखलाहट का शिकार हो। मसलन एक दिन ये कहते हैं पत्थर भर के लेके जाते हैं, मारते हैं, फिर ये कहते हैं फूल थे, अगले दिन शाहिद खाकान अब्बासी। वो बात सही है, मैंने इसीलिए कहा कि एक हुकूमत जो है वो ऑलरेडी ऑब्वियसली अपनी परफॉर्मेंस से बताती है तमाम तर चीजें। अगर ऑपोजिशन कुछ कर रही है, जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, तो हुकूमतें जो हैं वो उसके मुकाबले में जलसे करके नहीं बताती कि हम कितने पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली आवाम को डिलीवर करने से वो पता चलती है। सो मेरा सवाल इसलिए था कि कोई दबाव है कि जी मैं अर्ज करती हूँ कि इन्होंने कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर पत्थर मारने की धमकी दी। मोहतरमा साहिबा ने फिर ये कहा कि ऐलान का, देखें रियासत के खिलाफ आप जंग कर नहीं सकते, नोबडी विल अलाउ यू, 22 करोड़ आवाम पहले खड़े होंगे। उसके बाद अगली चीज ये है कि ये हमें हमेशा जो मैंडेट और जो सेलेक्ट, भाई हमने जितने जितने जलसे किए हैं हम इनको बिल्कुल खुला चैलेंज देते हैं, बल्कि कल इनको मिल जाएगा कि यू जस्ट गो एंड अचीव द टारगेट। अगर आप कहते हो कि पब्लिक आपके साथ है, आपने लाहौर में सादिया देखा इनकी सियासत का, लाहौर के अंदर धड़म तख्ता हुआ है, ये माने या ना माने, सारे मीडिया ने देखा जिस तरह से टारगेट्स दिए गए थे चेयरमैन से लेकर के एमपीएस एमएनएस को, और इनकी सीटें भी हमसे वैसे बाय द वे ज्यादा है। ये इट वाज शॉक फॉर एवरीबॉडी कि लोगों ने इनके इस नैरेटिव को जो एंटी स्टेट है उसको बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। वो लाहौर वाला जो था यकजहती शो करने की जो कोशिश शहबाज शरीफ साहब के साथ की, आप कह रही हैं कि वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन एहसन इकबाल कहते हैं कि जी हमारा लाहौर का जलसा उसकी एक और भी वजह है, मैं उसकी एक और ब्रेक से वापस आके मैं इस डिस्कस को यहीं से कंटिन्यू रखूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शर्जील मेमन साहब, नून लीग ने ये कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए, नून लीग ने यानी इस्तीफे दे दिए, तो फिर देखते हैं कि सेनेट इलेक्शन कैसे होगा। JUIF मौलाना साहब की जमात काफ़ी अरसे से ये कह रही है कि जी इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे दें। आप लोग अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर नून लीग की तरफ से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि ऑब्वियसली आम तासुर यही है कि सूबे की हुकूमत आपके पास है और आप लोग इस्तीफे देना नहीं चाहेंगे, और अभी तक क्लैरिटी के साथ इस पर मौक़िफ़ इस्तीफ़ों पर पीपल्स पार्टी का नहीं आया। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि उसमें बिल्कुल क्लियर है मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का कि रिजिग्नेशन जो हैं वो हमारा वन ऑफ द ऑप्शन है, बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। और अगर जब मुशावरत होगी तो मुशावरत में पीपल्स पार्टी किसी से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी इस तहरीक का बाकायदा भरपूर हिस्सा है, और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो भी फेक मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और इनसिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए। और जहाँ तक बाकी मैं बात सबकी सुन रहा था, मोहतरमा भी एक हमारी बहन बैठी हुई है, मैंने एक पहले सवाल यही किया था, मैं फिर दोबारा कर देता हूँ, ओके आप उनको कर लें। देखिए जी कि इस वक्त जो मुल्क की मईशी हालत इन्होंने पहुँचा दी है, जिस हालत में जो महंगाई का तूफान इन्होंने बढ़ा दिया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो नाअहली की मिसालें आपने देखा होगा कि पंजाब में ही बैठकर मतलब हर दूसरे तीसरे दिन IG चेंज हो रहा है, चेयरमैन FPR का भी चेंज हो रहा है, मतलब एक म्यूजिकल चेयर लगी हुई है ब्यूरोक्रेसी की किसान में, जहां भी इनकी गवर्नमेंट है।
और आवाम को रिजल्ट क्या है? कोई रिजल्ट नहीं है। फिर मैंने एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि BRT और इनके जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर स्टे क्यों लिया हुआ है? कोई एक लॉजिक बनती, अगर आपके हाथ साफ है, आपका दामन साफ है, कोई गलत काम नहीं किया, तो अगर कोई नैब या कोई इदारा FIA कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या वजह है उसकी? कोई एक लॉजिक का मुझे जवाब दे दें, मैं सारी डिस्कशन को इनके हवाले करता हूं। अच्छा चलिए, मैं क्विकली अगर मुसर्रत साहिबा जवाब दे दें फिर मैं आगे जाती हूँ कि BRT और फॉरेन फंडिंग केसेस पे स्टे क्यों लिया हुआ है। वो कह रहे हैं खुद वजीर आजम इमरान खान की वजीर आजम बनने से पहले स्टे ऑर्डर्स के मुतालिक जो राय थी वो हमारे सामने, वो ऑब्वियसली कहते थे कि जी ये गलत है, नहीं होना चाहिए। देखिए सादिया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये 72 सालों में जो कुछ इन्होंने किया ये 2 सालों के ऊपर मलबा डालते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं, लेने को तैयार हैं, बट 72 इयर्स वर्सेस आप अपनी बारी पे जी, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। यू कांट डिक्टेट मी। अच्छा, उसके बाद ये 72 सालों में इन्होंने क्या ऐसा सिंध की किस्मत बदली? दूसरा, पिछले 12 सालों में इन्होंने सिंध में ऐसा कोई, जिनकी एक सूबे में हुकूमत है, ये बताएं कि उन्होंने सिंध में क्या किया? अच्छा चले, 70 सालों का चले वो स्टे ऑर्डर का जवाब ऑब्वियसली नहीं है। जिस तरह से ये जो हरकतें करके, और ये वो ज्यादा जवाब मांग रहे हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। ये पाकिस्तान डी रेलिंग मूवमेंट, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, इस तरह से हमसे बातें नहीं निकलवा सकते। आप सिर्फ ये बताएं कि पिछले 72 सालों में आप लोगों ने इस मुल्क के लिए कोई एक काम अच्छा किया? चले वो जवाब नहीं आ रहा, पहले बताएं, उसके बाद हमसे पूछे, हम इनको जवाब दे देंगे। मौलाना साहब ने कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे, बंगला नंबर बात करें, वो जवाब नहीं आया। हाफिज साहब क्या किया? हाफिज साहब सिर्फ सवाल का जवाब दे, डीरेल करना चाहते हैं। मुसर्रत साहब डीरेलिंग मूवमेंट, सवाल का जवाब दे। हाफिज साहब बात कर ले, नहीं आ सकते। जो 4 सीटें तो उनके सवाल का जवाब मिला नहीं, सवाल का जवाब दे, वरना हाफिज साहब इंसिस्ट कर रहे जवाब नहीं। चलिए हाफिज साहब नहीं आया जवाब, अब आप बात कर लें। सिंध की थोड़ी सी परफॉर्मेंस बता के हमसे कहा करे कि हमने ये सिंध में अच्छा काम किया। सवाल का जवाब दे, हमने सिंध में सवाल का जवाब दे, पे गंद पड़ा हुआ है। प्लीज सवाल का जवाब दे। आपको जो पहले मैं हाफिज साहब की तरफ जाती हूं, हाफिज साहब जो 4 वोट मिले, आप लोगों ने हाथ धोने हैं, वेलकम। सवाल का जवाब दे। आप आए जी, मोस्ट वेलकम। वैसे भी आवाम के मैंडेट के आगे तो हम आपको कल लियाकताबाद के अंदर एक एवरेज देंगे कि इसके बराबर के लोग आप जमा करके दिखाएं। हाफिज साहब जो 4 सीटें हैं ना, इंशाल्लाह उससे हाथ धोएंगे। सिंध वालों को दूसरों को भी बात करने का मौका दे दें। राना साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाफिज साहब भी बात करना चाह रहे हैं। सवाल का जवाब दे, टॉक टू देम प्लीज। जी हाफिज साहब आप बात करें, फिर राना साहब से बात करनी है। सारे चोर और करप्ट और ये जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट वाले हैं सब अंदर होंगे और अवाम इंशाल्लाह अवाम की हुकूमत होगी, अवाम के नुमाइंदों की हुकूमत होगी। चले राना साहब ओवर टू यू। राना साहब आप फरमाइए। कल हम आपको जो लियाकताबाद के अंदर कामयाब जलसा करके देंगे, उसके बराबर का एक जलसा करके दिखाइएगा। सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब दे। चले राना साहब फरमाइए, राना साहब फरमाइए। सिंध वालों ने कूड़ा क्यों नहीं उठाया, जरा पूछिएगा शर्जील साहब से। अभी जो छोड़े ना, ये अभी तो एक सवाल हुआ है, ये तो इस किस्म के सैकड़ों सवाल हैं जिनके इनके जवाब नहीं इनके पास। ये इन्होंने पहले तो जमहूरी रवायत की बात की, जवाब है ये। मुझे ये बताएं कि ये जमहूरी रवायत जब से ये आए हैं, उससे पहले जब अपोजिशन में तो जमहूरी, हमें ऑनेस्टली इससे पहले इतनी असम्बलियाँ देखी हैं जो इन्होंने आगे रीत डाली, MNAs जिस तरह आगे नाचते थे और वहाँ पे स्पीकर के सामने इन्होंने बताया कि ये काम करते हैं। इन्होंने बताया गालियां किस तरह निकाली जाती हैं सियासत में। इन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना, उनको चोर डाकू का बयानिया डेवलप करके और उनके साथ इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे पाकिस्तान का होता है, वो सिर्फ PTI का नहीं होता। और किसी ने भी कभी कोई चीज नहीं ऐसी की। ये प्राइम मिनिस्टर है जिसने आज तक
इंडिया ने हमला कर दिया हम पे 27 फरवरी को, जो वो उन्होंने अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी, तो सारी सिक्योरिटी के ब्रीफ करना था, तो वहाँ प्राइम चीफ आर्मी चीफ आए हुए थे सारे, लेकिन ये आके साथ वाले कमरे में बैठे रहे जिस तरह कोई रोस के बैठा होता है। तो फिर उसके बाद जब कोविड-19 पे इन्होंने मीटिंग बुलाई तो बिलावल साहब भी उन्होंने ज्वाइन किया और शहबाज साहब ने भी किया, ये अपनी तकरीर करके उठ के चले गए। ये जमहूरी रवायत है, ये किस मुंह से बात करते हैं? ये मुझे बताएं, ये जो लोग इन्होंने लेके गए हैं, मुझे पहले मेरी बात सुन लें, ये डेमोक्रेसी है कि आप लोग तोड़ रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं? मुझे ये बातें ना करें, इस किस्म की बातें, और जवाब आपके पास है कोई नहीं। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि मुख्तसर जवाब दे दे उस बात का, शजील मेमन साहब का, तो जवाब की बजाय उन्होंने वही चोर डाकू वही जलसा चले थोड़ा सा इंडिकेटर जो है ना वो पीडीएम का और जमातों का इकट्ठे होने का आज नजर आया। सवाल शजील मेमन साहब का था और उस पे इतना इंसिस्ट किया हाफिज साहब ने रिपीटेडली कि जी जवाब दें, जो पीपल्स पार्टी का सवाल था, लेकिन जवाब नहीं आया। अगर अवाम एजेंडा है तो सिर्फ की परफॉर्मेंस भी अंडर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर मैं शजील मेमन साहब से मैं पूछ रही थी हाँ इस्तीफे कब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि जी हम मुस्ताफी हो गए तो देखते हैं सेनेट इलेक्शन कैसे होंगे, तो हाफिज साहब ये जरा बता दें कि ये मौलाना साहब का पहले भी मौकफ था, जलसे जुलूस ये वो, फिर आप लोगों का ऑब्वियसली आपस में मिसट्रस्ट, मौलाना साहब ने कहा कि ये लोग धोखा दे देते हैं, इस दफा भी मौलाना साहब ने कहा कि भाई हम तो इस दफा लिखेंगे, कोई जबानी कलामी बात नहीं होगी। तो अब वो मिसट्रस्ट अगर दूर हो गया है तो इस्तीफों वाली बात पे आमादा कर पाए मौलाना साहब? देखिए सादिया, मौलाना साहब फिर भी नहीं आते कि देखिए जी आपको अभी तक मेरे ख्याल में मुझे कुछ और फिर कहना पड़ेगा। खैर सादिया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन गुजारिश ये है कि मेरे भाई शजील मेमन ने जो सवाल किया था जी आपने जी देखिए आपने बात सुनने में और उनसे जवाब मांगा, वो जवाब नहीं देखिए वो जवाब नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल उनका हक बनता था, राइट बनता था, लेकिन उन्होंने दो और बातें शुरू की। बहरहाल मैं समझता हूं कि हमने जो काम शुरू किया है, परफॉर्मेंस सिंध की भी बताएं ना, कितने दूध शहद की नहरें निकल रही हैं आपके एयरलाइंस की। आप एंकर की कुर्सी पे बैठे मौलाना साहब, आप अच्छा सादिया 3 वर्सेस 1 चले मुझे जवाब ही ये हाफिज साहब से इस्तीफों का जवाब पता चल चलेगा। आप तो अपने खातून होने का गलत फायदा उठा रही हैं। तीनों इकट्ठे बोले, शाबाश, एक एक करके बात कर लें, उनको बात कर लेने दें। ये तो जान ही छोड़ दी, पता नहीं क्या बात कर लेने मुकम्मल इस्तीफों का जवाब। नहीं, मुझे ये बताएं, अगर दूध और शहद की नहरों का जवाब लेना तो मुझसे ले ले, मैं अभी बता देता हूँ इसको। जी सर लेते हैं राना साहब, पहले मैं इस्तीफों का जवाब तो ले लूं हाफिज साहब से, मैं बोल रहा हूं, वो बात मुकम्मल कर ले, फिर इसका दूध और शहद की नहरों का जवाब भी ले लेंगे। फरमाइए जरा हाफिज साहब। सादिया कराची में बह रही है, सादिया मसला ये है कि एपीसी में बाकायदा तौर पर एक एलामिया जिसपे सब ने दस्तखत किए हैं और इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचने से पहले ही हम करेंगे। हम चाहते हैं कि गुजरांवाला से शुरू हो और इंशाल्लाह हमारी तवक्को ये है कि उस हद तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, उससे पहले ही इंशाल्लाह ये लोग भाग जाएंगे। कल से जो सरासिंगी पहले ही हुई इनके, और बिफोर शॉक, जिलजिले के आफ्टर शॉक्स होते हैं, लेकिन इनके बिफोर शॉक शुरू हो चुके हैं। हमारा अपना प्रोग्राम है और कोई भी जमात जो है इससे निराफ नहीं करेगी, और तमाम इस्तीफे जब होंगे न सेनेट का इलेक्शन हो सकेगा न ये गाड़ी आगे चल सकेगी। ये हमारा हतमी फैसला है। पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टियों ने इस पे हल्फ उठाया और इसके हवाले से जब मुशवरा होगा और जब इस हथियार को इस्तेमाल करने की जरूरत दरपेश होगी, सादी हम इसको करके दिखाएंगे। लेकिन आपको इस दफा यकीन है कि पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी इस्तीफे आपके साथ देगी? इस दफा आप कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं होगी कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शर्जील मेमन साहब, ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली जब हमेशा जमहूरियत की बात करती है, पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सवाल लोग ये उठाते हैं कि अगर आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की सड़कों पर आते हैं, आप कहते हैं कि जी हुकूमत घर भाग जाएगी, फलां जलसे के बाद इतने लोग निकल आएंगे, हुकूमत को घर भेज के रहेंगे, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, सब लोगों को घर जाना पड़ेगा, तो आपको ये खदशा नहीं है, ये फियर नहीं है पीपल्स पार्टी को कि भाई इस तमाम तर चक्कर में कहीं हम पूरी जमहूरियत को ही, जिसको हम बचाने की और तकवीयत देने की बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम को ना हम चलता कर दें? क्योंकि जब धरना था इमरान खान साहब का तो पीपल्स पार्टी जाके PMLN के साथ खड़ी हो गई थी कि जी ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि आप सड़कों पर आकर नवाज शरीफ का वजीर आजम है, आप इस्तीफा मांग रहे हैं। तो अब यहां पर भी वही काम नहीं हो रहा क्या? देखें मोहतरमा, इशू ये है कि जो इमरान खान साहब का धरना था वो था 4 हलकों पे रिकाउंटिंग या री इलेक्शन करवाने का। आज जो पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है वो जो इस वक्त महंगाई की हालत है, जो ज्यादतियों की हालत है, हम तो आज मीडिया के साथ खड़े हुए हैं कि जो मीडिया के साथ इन्होंने हशर किया है, जो मीडिया पे इन्होंने सेंसरशिप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जो आज सहाफियों के साथ हशर हो रहे हैं, जो आज इनकी नाइंसाफियां हो रही हैं अवाम के साथ, जिस तरह से ये लोग अपनी करप्शन को बचाने के लिए स्टे ऑर्डर लेके बैठे हैं। मैंने अपनी बहन को पूछा, बहन ने जवाब नहीं दिया, उनकी अपनी मर्जी है, मैं उनको डिक्टेट नहीं करना चाहता, ना ही मुझे मेरा कोई इख्तियार है, लेकिन ये जवाब आवाम का तो है कि जो एक आपने बिलियंस ऑफ रुपीज आपने लगा दिए एक प्रोजेक्ट में, जो कि पूरे जब तक KPK में गवर्नमेंट आई एक ही प्रोजेक्ट बना और वो भी आप कंप्लीट ना कर सके, उसकी अमाउंट इतने बढ़ गए और उसमें करप्शन के, इसमें मैं आपको एक बताऊं, उसमें एक CMIT कमेटी बनी थी, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, जो कि KPK की, उसकी रिपोर्ट है कि 7 बिलियन रुपीस की सिर्फ और सिर्फ किकबैक्स इन्वॉल्व हुए हैं। ये मैं अगर होता तो मैं आपको अभी वो कनेक्शन भी दिखा देता कि वो KPK गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की किकबैक्स इन्वॉल्व हुई है BRT में, और उस पर आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो हम तो उसके खिलाफ भी रस्तों पे निकल रहे हैं कि ये इस मुल्क में दोहरा निजाम क्या है। हम पे जितने केसेस बनाए, हमने केसेस को फेस कर रहे हैं, कोई एक केस बताया जिसपे हमने कोई स्टे ऑर्डर लिया हो। दूसरा, हमारी बहन ने बात की कि जी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने जितना हेल्थ सेक्टर में काम किया है, जितना हमने रोड नेटवर्क में अपना काम किया है, ज़ाहिर सिंध के में लिमिटेड वसाइल है, क्योंकि हमें पूरे शेयर फेडरल से नहीं मिले, लेकिन उसी बजट में रह के जितना हमने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें फख्र है। ये इनकी गवर्नमेंट रही है KPK में, आज इनका 7वां साल है। कोई एक हॉस्पिटल का नाम बताया जो उन्होंने बताया हो? ये मलिक आमिर डोगर साहब ने ये फरमाया है जब उन्होंने विजिट किया हमारा लिवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह NICVD जो हमारा है, जो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, यानी PTI, चलें अच्छी बात है, अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आवाम की भलाई के लिए कहीं पर भी कुछ हो रहा है, तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक सूबे की बात तो है नहीं, ये तो मुल्क की बात है, आवाम की बात है। मैं राना साहब, चलें ये तो एक तरफ ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जी हम कितना कारकर्दगी दिखा सके हैं, कितने नहीं। कमिंग बैक टू दिस तहरीक एंड आपकी जो पूरी मूवमेंट है और जलसों का है, क्या होगा आगे? फिर वजीर आजम की आज की बात कि कानून तोड़ोगे तो फिर जेलों में जाओगे, और जेलें भी VIP नहीं होंगी। देखिए साहब, ये पहले तो मैं मुख्तसर सब बताना चाहता हूँ, वो दूध और शहद की नहरें की मुझे बताएं कि 5 सालों में जिस तरह या PMLN का जो एक हमारा रिकॉर्ड है, वो 1700 के करीब हमने कोई मोटरवेज बनाए, कोई 700 के करीब हमने हाईवेज बनाए, बिजली घर बनाए, जो बिजली आज भी इनको मिल रही है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। लंबी बात हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ लेके गया, रिजर्व कहाँ लेके गया, इन्फ्लेशन 12 पे मिला, 4 पे ले आए, लंबी कहानी है। शायद शहर देखें, लाहौर को देखें, मुल्तान को देखें, सारी मेट्रो बनी है, इस्लामाबाद पिंडी की देखें, किसी में कोई एक पैसा ये कर सके है कोई, लेकिन वो बनी कितनी है? जो BRT जो पेशावर की बनी है, कल मियाँ साहब ने स्पीच की, वहाँ आग लग रही है, बसें जा रही हैं, स्टेशन जो है वो टपक रहे हैं, तो वहाँ पे वो 100 कितने, वो इतने पैसे शायद 3 पे भी नहीं लगे। तो ये लंबी कहानियाँ। हेल्थ में किस तरह आपको पता है, PIC हमारे इधर, या वो लिवर प्लांट ट्रांसप्लांट के जो थे, या हॉस्पिटल किस तरह रूरल एरिया में AC लगे हुए हैं, बेडशीट बदली जा रही हैं, ये सारी सहूलतें हमने दी और स्कूल किया। बाकी रही बात कि ये जो शाहिद साहब ने कहा है, शाहिद साहब ने पहले जो 2 बातें की हैं कि पहली लाठी आप खाएंगे, पहली बात जो भी आंसू कैसे आप खाएंगे,
ठीक तो है। उसका रिएक्शन तो होता है। सही है, लेकिन फिर ये भी कह दिया पहला पत्थर भी तुम मारोगे। पत्थर शायद उनके मुंह से निकल गया होगा, ये स्लिप और टंग भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। सर ये देखिए, लोग हैं। ठीक है राना साहब, ये जो तहरीक है आप लोग कहते हैं कि जी पुरअमन होगी, इसमें तशद्दुद का कोई एलिमेंट नहीं होगा, निज़ाम के लिए है, जमहूरियत के लिए है। फिर पिछले हफ्ते जो ख्वाजा साद रफीक जैसा सियासतदान जो है वो पंजाबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा था कि जी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है, शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाल दिया है। फिर आज ये साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी पहला पत्थर तुम मारना। तो ये मामला तहरीक का किसी और जाने भी ना चला जाए। मैं शर्जील मेमन साहब से भी मैंने यही सवाल किया था, निजाम को बचाते बचाते निजाम ही को ना घर भेज दीजिएगा। आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पीसफुल एहतजाज करना चाहते हैं, रैलीज निकालना चाहते हैं। आपने देखा, हमने निकाली भी हैं। लेकिन ये जो आपने बात की ख्वाजा साहब की, शाह साहब का मैंने कहा स्लिप और टंग होगा, लेकिन पहले भी तो दो फिक्रे उनके सुने हैं ना आपने। लेकिन जो ख्वाजा साहब ने बात की वो रेफरेंस है शहबाज साहब का, क्योंकि शहबाज साहब ने पंजाब की खिदमत की है, इसलिए पंजाब तक वो रहे। वरना अगर पाकिस्तान की बात, हमसे ज़्यादा पाकिस्तान किसको अजीज है? मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान बनाया है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को प्रोग्रेस किया है, मुस्लिम लीग सर लेकिन ये पंजाब कार्ड इस्तेमाल माजी में हुआ है ना, जाग पंजाबी जाग, पंजाब कार्ड इस्तेमाल लग गया दाग। फिर अभी भी वो कह रहे हैं कि जी पंजाबियों की पग पे इज्जत, उनकी इज्जत पे ना आना, ये भी कहा पंजाबियों की इज्जत पे हाथ नहीं डालो। नहीं, शहबाज साहब क्योंकि रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पंजाब की खिदमत की है, उस वजह से ये सारी बात हुई है कि आपने शहबाज साहब को हाथ डाला है, आपने पंजाब की खिदमत को हाथ डाला है, पंजाब की वो जो सर्विस उन्होंने की है पंजाब की, वो उसको आपने हाथ डाला है, तो ये तो उसको आपने कैद कर लिया उस खिदमत को। अच्छा, मुझे एक सवाल हाफिज साहब आपसे मैंने ये करना है कि आपने मेरे एक पिछले प्रोग्राम में अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं ना, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है वो मिसट्रस्ट पैदा करता है, क्योंकि मौलाना साहब के साथ माजी, मैं आती हूँ सर साहिबा, कि माजी में ये हो चुका है। सो क्या अभी भी ये कोई खदशा तो नहीं है? क्योंकि आप बड़ी खुल के इस पे बात पहले भी कर चुके हैं कि ये ना हो कि भाई नून लीग या पीपल्स पार्टी हर कोई अपने बैकडोर रवाबित इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं से अपना मामला तो सेट कर ले और मौलाना साहब वहीं के वहीं रह जाएं। देखिए, इन्होंने जो कुछ किया, हमारे साथी बैठे, इन्होंने माजरत की, दोनों बड़ी जमातों ने, हमने खुलकर गिले शिकवे किए और 9 जमातों को, छोटी जो पार्लिमानी जमातें, उनको बिठा दिया। और उसके बाद हमने कहा कि अगर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप जाने, आपके अपनी पॉलिसी जाने, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कामयाबी अल्लाह के हाथ में। दोबारा ये लोग आ गए, इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, वादा कर दिया है। अब भी अगर वो फिरते हैं तब भी हम वाज़े तौर पर बताना चाहते हैं कि फिर भी हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे, चाहे 2 निकलें चाहे 4 निकलें, 9 जमातें जारी रखेंगे। ठीक है मुसर्रत साहिबा, ये जो कुछ बातें हो रही हैं कि जी गिरफ्तारियों की, आज शायद कुछ वफाकी वज़रा की वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई है, उसमें क्या चीज़ तय हुई है? अभी नैब ने तो चलें कैप्टन सफदर का कह दिया है कि जी 10 दिन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अदालती अहकामात की रोशनी में। क्या और भी अपोजिशन के लोगों की पंजाब की हद तक गिरफ्तारियां आप लोग कर रहे हैं? देखिए सादिया, सबसे पहले तो मैं जल्दी से 2-3 सवालों के जवाब दे दूं और फिर मैं आपकी इस बात का भी जवाब देती हूं। देखिए, सबसे पहले तो आज डेमोक्रेसी की खूबसूरती और हुस्न नजर आ रहा है कि 3 डिफरेंट सियासी जमातें हैं, तो और इनका आप जरा ये देखिए कि सवाल किससे तो जवाब कोई दे रहा। और मौलाना साहब की मुझे तकलीफ और दुख इसलिए समझ आ रहा है कि ये जो चिलमन में लगे बैठे हैं उनसे ये आज भी लिफ्ट मांग रहे हैं, और अगर आज इनको लिफ्ट मिल जाए, असल प्रॉब्लम ये है कि सवाल सियासी जमातों का हो रहा है तो ये जाके चिलमन वालों को चिपक रहे हैं। इनसे पूछें कि मौलाना साहब की कितनी मुलाकातें होती हैं जो इनको भी नहीं पता। आज जाके ये मौलाना साहब से पहले पूछ तो ले कि वो चिलमन वाले इनको लिफ्ट किसी सूरत देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनका काम जो इनको 72 साल मिले इन्होंने नहीं किया, इसलिए अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। आप लोग चिलमन वालों ने नहीं इनको रिजेक्ट किया। अच्छा, कभी कुछ कह देते हैं उनके लिए, कभी उनको एक सेकंड सादिया मैं कंप्लीट कर लूं। आज अब चिलमन जो है वो चले गए। अच्छा सादिया, पूरा टाइम दिया जाए प्लीज। पहले भी तीसरी दफा के बाद मेरी बारी है। दूसरी बात ये कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया
जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि आप पहली लाठी खाएंगे, आप पहला पत्थर खाएंगे, क्योंकि उनके जो लीडर यानी कि नवाज उर्फ अल्ताफ हुसैन साहब, वो तो लंदन में बैठे हैं अवाम के लूटे हुए पैसे के लग्जरी अपार्टमेंट्स में। हसन, हुसैन, सलमान, डार फैमिली, वो तो सारे लंदन में बैठ के पाकिस्तान के वर्कर्स को इदारों के ऊपर लड़ा दौड़ा के उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए फिर इस तरह की इश्ताल अंगेज स्पीच करेंगे। तो खाने तो पत्थर इन्होंने ही है, जिस तरह इन्होंने वर्कर्स को आगे किया, औरतें अपनी गाड़ी के ऊपर मरियम ने बिठाई और उनका मेकअप 1 इंच से टस से मस नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की बात है, गौर करने की बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपका, शर्जील इनाम मेमन साहब आपका, राना तनवीर हुसैन साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।